आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करने वाली हूँ। देखिए, आमतौर पे जब रिटर्न फाइल करने का टाइम आता है तो सबको ना बहुत टेंशन हो जाती है, हाय रिटर्न फाइल करनी है, हाय डेट आ गई, ड्यू डेट, कैसे फाइल करें, ओहो रिटर्न ही नहीं फाइल करी, एक दिन बचा है, अब क्या करें। तो आप घबराइए नहीं, रिटर्न फाइल करना बहुत ईजी है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप रिटर्न अपने आप ही बहुत आसानी से विद इन 10 मिनट्स फाइल कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। फाइल करने में तो बहुत कम टाइम लगता है, फिल करने में जो मेन थोड़ी दिक्कत आती है लोगों को, आप इस वीडियो को देखेंगे वो दिक्कत भी आपकी पूरी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये रिटर्न मिलती कहाँ से है। ये इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग एक वेबसाइट है, जहां से ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप जो है लेफ्ट साइड पे देखेंगे, राइट साइड पे, तो वहां पे एक ऑप्शन आ रहा होगा आईटीआर फॉर्म्स का, ब्रैकेट में लिखा होगा असेसमेंट ईयर 2017-18। तो मैंने जो रिटर्न डाउनलोड करी है वो लेटेस्ट रिटर्न है असेसमेंट ईयर 2017-18 की। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आपके ऊपर कौन सी रिटर्न एप्लीकेबल है, वो रिटर्न डाउनलोड करेंगे। मैं आज ITR 3 को डिस्कस करूंगी। ITR 3 उन इंडिविजुअल्स और HUF के लिए है जो प्रोप्राइटरी बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। देखिए, जब आप डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो डाउनलोड करने के बाद ये वाली फाइल जो है डाउनलोड होती है। अब इसको आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो देखिए एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। नाउ दिस फाइल इज गेटिंग एक्सट्रैक्टेड। फाइलिंग रिटर्न इज द इजीएस्ट वर्क, फिलिंग एंड फाइलिंग इट इज द इजीएस्ट वर्क। किसी की जरूरत नहीं है आपको, इसके अंदर जाइए, फोल्डर बन गया ना, फिर से दिखा देती हूँ मैं। देखिए फोल्डर बन गया, इसके अंदर जाइए, इसके अंदर जाइए, ये रिटर्न है ना, ये है रिटर्न आपकी, इसको क्लिक करिए। अब थोड़ा लगते हैं, कुछ सेकंड्स लगते हैं इसको ओपन होने में, उसको ओपन होने दीजिए। देखिए, अब ये जो है आपकी खुलेगी, दिख रही है आपको। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा आगे समझाती हूँ और क्या करना होता है। देखिए, यहाँ पे ना आपकी सिक्योरिटी वार्निंग आएगी कि सिक्योरिटी वार्निंग मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड। इसको आप एनेबल करिए, एनेबल कंटेंट लिखा है, बस इस पे क्लिक करना है आपने और कुछ नहीं करना। अब वेट करेंगे, ये देखो ये आ गई ना डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओके। इसको ओके करने के बाद अब बेटर रहता है कि इसको एक बार ना क्लोज करके सेव कर दो। तो इसको आप यहाँ पे क्रॉस को दबाएंगे और सेव करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि दिस इज एन एक्सेल यूटिलिटी। जब आप उस ऑप्शन पे जाएंगे ITR फॉर्म्स के, दो यूटिलिटीज आती है वहां पे, एक होती है जावा यूटिलिटी, एक होती है एक्सेल यूटिलिटी। आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, कोई सी भी यूज कर सकते हैं, इट इज एज पर योर कन्वीनियंस। आपको जो कन्वीनियंट हो आप वो यूटिलिटी यूज करिए। मैं आज एक्सेल यूटिलिटी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है एक्सेल यूटिलिटी यूज करते हैं। जावा यूटिलिटी इज ऑल्सो वेरी इजी, आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। आज हम एक्सेल यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपसे ये अर्ज किया कि इसको आप अब क्लोज करके एक बार सेव कर लीजिए, फिर उसको रीस्टार्ट करिए। तो चलिए, अब मैंने बंद कर दिया था उसको सेव करके, अब मैं उसको वापस ओपन करूंगी और अब इसमें फिर से थोड़ा कुछ सेकंड्स तो लगते ही हैं एज यूजुअल। ये आपका सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पर आप ओके पे क्लिक करेंगे। मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ, देखिए कि रिटर्न कैसे फाइल होती है, कौन सी फिगर कहाँ जाती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बेसिक डिटेल आएगी। मैंने देखिए आपके सामने एक हाइपोथेटिकल बैलेंस शीट कंप्यूटेशन प्रॉफिट एंड लॉस रखी है, ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि फिल कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बेसिक डिटेल्स राकेश शर्मा। अब यहाँ पे आपको देखो कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज है कि यहाँ पे जो पैन नंबर है वो आपको बिल्कुल करेक्ट डालना है, देख के गलत नहीं होना चाहिए। असेसमेंट ईयर देख ले कि भाई आपने सही असेसमेंट ईयर की यूटिलिटी डाउनलोड करी है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असेसमेंट ईयर देखिए आपने, सही असेसमेंट ईयर की यूटिलिटी डाउनलोड करी है। ये एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आपको ध्यान से ये चीजें फिल करनी है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और मैंने पेन फिल नहीं किया ना, इसलिए ये नोट आ गया था। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे ये ईमेल आईडी का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक रखना, क्योंकि इस जो ईमेल आईडी आप यहाँ लिखेंगे उसी के थ्रू फ्यूचर में आपका कॉरेस्पॉन्डेंस होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसी पे आपको मेल जाएंगे एक्नॉलेजमेंट के, या कोई भी नोटिस आना होगा तो इसी पे आएगा, ठीक है। फिर ये मोबाइल नंबर हो गया, ये ध्यान से लिखना है आपको। फिर ये अब ये आ जाता है, सपोज करिए आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इस पे रिवाइज पे क्लिक करेंगे, वरना ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो है आप क्या लिखेंगे कि ओरिजिनल, अगर आपकी रिवाइज रिटर्न फाइल हो रही है तो लिखेंगे भाई ओरिजिनल रिटर्न कब फाइल करी थी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस आपको ध्यान से क्लिक करना है। रेसिडेंट है हमारे केस में, जैसे मेरे केस में मैं सपोज कर रही हूँ राकेश शर्मा जी रेसिडेंट है, तो आप देखेंगे भाई आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। उसके बाद ये आ जाता है पैन नंबर, आधार नंबर, ये ध्यान से फिल करेंगे। अच्छा, फिर ये आता है, जैसे ये कुछ कॉलम्स है, अगर ये ट्रांजैक्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इसको नो करिए। सिमिलरली अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव फाइल नहीं कर रहा आपकी तरफ से, तो नो करिए। फिर अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है 44AA तो ये नो करिए, 44A भी एप्लीकेबल नहीं है तो नो करिए। ये बस आपको बता रहा है कि भाई 44A भी एप्लीकेबल नहीं है तो ऑडिट डिटेल्स नहीं भरनी, जो ऑब्वियस सी बात है, जब 44AB के अंदर ऑडिट नहीं कराना डिटेल्स भी तो भरनी होंगी, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको बेसिक में ध्यान रखनी होती है। फोन नंबर, ईमेल आईडी, असेसमेंट ईयर जरूर चेक करेंगे भी कौन से असेसमेंट ईयर की यूटिलिटी डाउनलोड करी है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस पे आ जाओ। अब ये जो नेचर ऑफ बिजनेस है, मैं जैसे सिलेक्ट कर रही हूँ, अभी कुछ भी सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं फिलहाल, नर्सिंग होम सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। आप देखिए आप पे कौन सा एप्लीकेबल है ये कोड, वो कोड ध्यान से देख के सिलेक्ट करें, ठीक है। अब बैलेंस शीट पे आ जाओ, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है ना ये बहुत इजी है भरनी। यहाँ पे तो देखो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई होगी बैलेंस शीट में ना, कि भाई नोट्स में या यहाँ पे दिखाते हैं, नोट्स में दिखाते हैं, है ना, कि ये जो बैलेंस शीट है वो कैसे बनी है। ये चीजें आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में नहीं डालनी है, यहाँ पे सीधा आपको जो है नेट फिगर डालनी है ये वाली, ओके। फिर अनसिक्योर्ड लोन, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि सिक्योर्ड लोन है जैसे, तो आप ये ध्यान रखिए बैंक से अगर लिया है तो बैंक वाले कॉलम में डालें, अदर से लिए है तो अदर में डालें। अनसिक्योर्ड में भी देखिए यही है, ठीक है। उसके बाद फिक्स एसेट पे आ जाते हैं। अब फिक्स एसेट में देखिए, जैसे मैंने तो बैलेंस शीट में ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा हुआ है मैंने बैलेंस शीट में, डिफरेंट डिफरेंट एसेट का लिखा है। आपको रिटर्न में ऐसे नहीं डालना होता है, रिटर्न में डायरेक्टली आपको बस ग्रॉस ब्लॉक डालना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डालना है और आपका नेट ब्लॉक निकल जाएगा। देखिए ग्रॉस ब्लॉक यानी कि जितने भी फिक्स एसेट्स है सबके एक्चुअल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये क्या आपका आ गया नेट ब्लॉक। इजी है। ऐसे ही आपको इसमें सारे इन्वेस्टमेंट की डिटेल जो है वो बहुत ध्यान से डालनी है, कोई भी फिगर आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। सारी बैलेंस शीट फिल करने के बाद बस आप ये ध्यान दें कि ये जो सोर्सेज ऑफ फंड में, जो सोर्सेज ऑफ फंड की फिगर है और नीचे जो एप्लीकेशन ऑफ फंड की फिगर है ये सेम होनी चाहिए। और इनफैक्ट रिटर्न फाइनल करने से पहले भी आप ये फिगर जरूर चेंज कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है रिटर्न भरते समय हमको पता चलता है हमने कोई मिस्टेक करी है और हम उसको करेक्ट करते हैं, बाद में बैलेंस शीट ठीक करना भूल जाते हैं, तो उससे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, आपको रिवाइज करनी पड़ेगी रिटर्न। तो इससे बढ़िया आप पहले ही सावधानी बरतें, रिटर्न फाइनल करने से पहले बैलेंस शीट में नजर डालें, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली आगे की जो रिटर्न है उससे बैलेंस शीट पे ऑटोमेटिकली कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आप भूल जाएंगे लास्ट में ठीक करना। तो कोई भी अगर आप रिटर्न फाइनल कर रहे हैं, फाइनल करने से पहले आप बैलेंस शीट में नजर डालें कि क्या जो आपकी अभी की बैलेंस शीट आपने अपने पास बनाई है और ये बैलेंस शीट जो है क्या वो सेम है, क्या इसमें जो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्सेज ऑफ फंड का फिगर मैच कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, बाकी एक बार चेक जरूर कर।
फिर आ जाओ पीएनएल पे, पीएनएल पे आ जाओ। अब हम पीएनएल में आपके साथ पूरा भरूंगी क्योंकि मुझे आपको जो है पीजीबीपी का शीट भरना सिखाना है। आइए, सबसे पहले देखो क्या कहता है, ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम बिजनेस 8,80,000 है ना, तो 8,80,000 लिखते हैं। फिर कहता है कि रेंटल इनकम क्या है, 2 लाख है, रेंट ये आ गया रेंट अदर इनकम में। फिर क्या कहता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम टोटल कितनी है, 24,500, यहाँ लिखा मैंने 24,500। फिर डिविडेंड, तो डिविडेंड भी देखो यही होगा 14,000। फिर आता है गिफ्ट 45,000। अब गिफ्ट भी गिफ्ट एग्जाम्प्ट इनकम है ना, तो यहाँ पे अब देखो कहीं पे भी गिफ्ट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे लिखो गिफ्ट 45,000। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाओ, इनकम तो इतनी थी। अब देख लो क्या मेरा इनकम, देखो टोटल ठीक है, तो ये टोटल जरूर मैच कर लिया। फिर एक्सपेंस पे आ जाओ। अब सबसे पहला एक्सपेंस क्या है मेरा, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन आपको पता है सबसे नीचे होता है, यहाँ पे ये रहा ना डेप्रिसिएशन, कितना है, 1,55,775। फिर इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो कहीं पे पावर एंड फ्यूल लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर एंड फ्यूल लिखा होगा कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे होगा, स्कॉलरशिप गिफ्ट, ये रहा पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल कितना है, 15,000। उसके बाद आपका है एडवर्टीजमेंट, इसके पहले चलो एडवर्टीजमेंट ढूंढते हैं, चलिए एडवर्टीजमेंट ढूंढते हैं, ये रहा एडवर्टीजमेंट, कितना है एडवर्टीजमेंट का, 20,000। फिर आता है आपका बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस आपको ना सारी जगह में कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको आप यहाँ पे कॉलम होता है अदर एक्सपेंसेस का, उसमें डाल सकते हैं। देखिए कहाँ पे है ये कॉलम, ये रहा अदर एक्सपेंसेस, है ना। जो आपको लगे भी कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कहीं नहीं मिल रहा, उसको आप यहाँ डाले, किस नाम से, बैंक चार्जेस। कितने हैं बैंक चार्जेस, 2,500 है, ठीक है। फिर कन्वेंस, कन्वेंस क्या है, 4,500 है। कन्वेंस ढूंढिए, ये रही कन्वेंस 4,500। फिर आता है आपका देखो टेलीफोन चार्जेस भी है इसके नीचे ही है ना, इससे मैंने पहले पकड़ लिया, ढूंढना नहीं पड़ेगा बाद में। फिर आता है परचेज, कितना है परचेजेस, 25,000। परचेजेस ढूंढिए, ये रहा परचेजेस 25,000। फिर सैलरी 3,60,000। अब सैलरी दी होगी आपने अपने एम्प्लॉयज को, ये 3,60,000। तो ये मेरा बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अब लास्ट में देख लो क्या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, ठीक है। बिफोर क्या आना चाहिए, अच्छा एक चीज तो रह गई, म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ रेंटल प्रॉपर्टी। तो आइए म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ रेंटल प्रॉपर्टी कहाँ आना चाहिए, देखिए टैक्स के ना 2 कॉलम होते हैं इसमें, ये यहाँ आएगा म्यूनिसिपल टैक्स अदर टैक्स में 9,900, ठीक है। अब देखो आपका क्या ये 566,325 है एग्जैक्ट, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे जो टैक्स निकाला था मैं यहाँ लिख रही हूँ, बाद में आप क्या करेंगे, जैसे आप अपनी रिटर्न बनाएंगे, फिर आपको लगता है भाई मैंने कुछ रिवाइज किया है तो टैक्स भी रिवाइज हो जाएगा, तो प्लीज इसको ध्यान से देख के टैक्स को यहाँ पे भी रिवाइज करें, यहाँ भी रिवाइज करना ना भूले, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे आपने रिटर्न को बनाया तो आपकी कुछ डिटेल्स चेंज हुई, फिर आपने क्या किया कि आपने बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अपने पास तो चेंज कर लिया, यहाँ पे उसकी डिटेल चेंज करना भूल गए। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स आपको हाथ से डालना पड़ता है, अपने आप को ठीक होता नहीं है। तो आपको जो चीजें, ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोविजन हो गया या बैलेंस शीट हो गई, उसको आप लास्ट में एक बार चेक जरूर करें रिटर्न को फाइल करने से पहले, और एक बार इसको बस क्रॉस चेक कर ले, देखिए सेम है। एक चीज आप ध्यान रखें कि जो रिटर्न है उसमें आप डेसिमल्स में फिगर नहीं लिख सकते, आपको राउंड ऑफ ही करना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न में आप कोई भी फिगर जो है डेसिमल्स में नहीं लिख सकते हैं, आपको राउंड करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत इजी था। अब एक बार हम सीधा आ जाते हैं पीजीबीपी पे, ये बीपी हाउस प्रॉपर्टी के बाद आता है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड। देखिए यहां से आपकी जो है ये वाली प्रॉफिट जो है यहाँ पे आ जाती है डायरेक्टली, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से आपको पीजीबीपी का इनकम निकालना है, तो ये ना आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये बहुत इजी है। अब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस था यहाँ पे देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में तो देखिए
ये भी आ रहा है, ये तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है, और ये तो एग्जेम्प्ट इनकम है, ये तो नहीं आनी चाहिए। सिमिलरली एक्सपेंस में, ये तो चलो सारे के सारे आपके बिजनेस एक्सपेंसेस ही हैं, ये तो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है ना, रेंटेड प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स है, ये कहाँ आएगा आपका, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आ जाएगा। तो ये जो एक्सपेंसेस और इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से बिलोंग नहीं करते हैं, वो आपको यहाँ पे हटाने हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस का कोई इनकम नहीं था, प्रॉफिट लॉस नहीं था, स्पेसिफाइड बिजनेस का कोई प्रॉफिट लॉस नहीं था, यहां आ जाओ सीधा, कहता है कि इनकम एंड रिसीट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। अब सैलरी का तो कोई इनकम था नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का था 2 लाख, है ना, कैपिटल गेन का नहीं था, अदर सोर्सेज का था। अब देखो, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ है, ये अदर सोर्सेज में तो आएगा नहीं, ये तो एग्जेम्प्ट इनकम है, ये तो इनकम में ही नहीं आएगा ना। अदर सोर्सेज में ये दोनों चीजें आएंगी, 10,500, 10,500, बाकी था नहीं किसी भी हेड में। अब ये आता है आपका इनकम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस विच इज एग्जेम्प्ट। शेयर फ्रॉम फर्म कोई नहीं था, एनी अदर एग्जेम्प्ट इनकम में ही आ सकता है। तो एनी अदर एग्जेम्प्ट इनकम में क्या आएगा, पहले इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ आ जाएगा, ऑन पीपीएफ, फिर आ जाएगा क्या, डिविडेंड इनकम, फिर क्या आ जाएगा, गिफ्ट इनकम। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ क्या है मेरा, 14,000 है ना, डिविडेंड क्या है 14,000, और गिफ्ट क्या है 45,000। अब एक्सपेंसेस पे आ जाओ। अब एक्सपेंसेस में तो देखो एक ही है बस, हाउस प्रॉपर्टी का, कितना 9900, ये 9900, ठीक है। अब आ जाओ डेप्रिसिएशन पे। अब मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का छोटा सा स्केड्यूल बनाया था ऊपर, जिससे कि मैं डेप्रिसिएशन बनाऊं तो आपको दिक्कत ना आए। ये आपका क्या है, लिख देती हूं मैं, ये है कार के लिए और ये है फर्नीचर के लिए। कार पे 15% है और फर्नीचर पे 10% है, ठीक है। चलो अब हम डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल जो है फिल करेंगे। डीपीएम पे आ जाएंगे आप। ये सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, कार प्लांट एंड मशीनरी पे आती है ना, यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, WDV ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। देखो हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो है 16-17, उसका कार्यक्रम ये है ओपनिंग, ये है डेप्रिसिएशन, और ये क्या है क्लोजिंग। तो ओपनिंग क्या है, 10,11,500, डेप्रिसिएशन कितना आ गया 151,725, वही है। सिमिलरली अब फर्नीचर पे आ जाओ। फर्नीचर क्या यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये रहा फर्नीचर। फर्नीचर पे क्या है 40,500। अब ये तो देखो मैंने एग्जाम्पल लिया इजी। अब ऐसा हो सकता है भी बीच में आपने परचेज किया हो, तो अब वो देखें आपने परचेज किया है तो यहाँ डाले। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है यहाँ पे परचेज किया और बेचा भी, तो यहाँ पे आपका परचेज आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो सेल आउट हुआ है वो आ जाएगा। ध्यान से पढ़ के ये डिटेल्स फिल करें, क्योंकि परचेज भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। समझ आया आपको। परचेज पे डिपेंड करता है कि आपका टैक्स का रेट, डेप्रिसिएशन का रेट क्या लगेगा, 50% लगेगा या पूरा 15% लगेगा, 7.5 लगेगा या 15% लगेगा। 50% से मेरा मतलब था 15 का 50%। तो अभी तो मैंने इजी एग्जाम्पल लिया है, तो मेरा कोई परचेज सेल है नहीं। आप ध्यान रखिए, अगर आपका परचेज सेल है तो यहाँ पे डालें। अब देखो बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में ना, यहाँ पे तो नहीं आया, हाँ यहाँ आ गया ना। देखो टोटल डेप्रिसिएशन क्या है 1,55,775। क्या हमारा भी यही था, क्या हमारा भी यही था, हाँ हमारा भी यही था 1,55,775। अब हम एक बार बिजनेस एंड प्रोफेशन में लास्ट में चले, देखो यहाँ आ गया ना डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहाँ आ गया ना, वहां पे जब आप फिल करेंगे ना तो उससे यहाँ आ जाएगा रो नंबर 35 में।
रो नंबर 35 में आ जाएगा आपका डेप्रीसिएशन, सीधा उठ के आ जाएगा आपके स्केड्यूल से। अब नीचे चले जाओ यहाँ पे पीजीबीपी। अब देखो मैंने कॉम्प्यूटेशन भी बनाई है, वहां से हम थोड़ा मैच कर लेते हैं। टू 82 825, ये तो मैच नहीं हो रहा। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहां ठीक है, अब आपका मैच हो जाएगा 292 725। अब मैच हो गया पीजीबीपी। अब यहाँ पे जब हम निकाल लेंगे ना, तो अब इसको पढ़ो। कहते हैं नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अदर देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस आफ्टर अप्लाइंग 7A 7B और 8। तो आपका अगर स्पेसिफाइड स्पेक्युलेटिव नहीं है तो आपको ये वाली जो फिगर है ना, ये वाली जो फिगर है जिसको कह रहा है ना कि एंटर द सेम फिगर एज इन 36, ये वाली फिगर जो है वो यहाँ लिखनी है 292 725। तो ये एक और चीज है जो आपको नहीं भूलनी। मैंने 3 चीजें बताई आपको। एक बैलेंस शीट, रिटर्न फाइल करने से पहले आपको बैलेंस शीट को जरूर देखना है, भूलना नहीं है। दूसरी चीज बताई कि प्रॉफिट एंड लॉस में जहाँ पे नीचे प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, लास्ट में से चेक करें कि क्या वो फाइनल है, क्योंकि बीच में अगर चेंज हुआ है तो वहां पे आप चेंज करना भूल जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या था, बिजनेस प्रोफेशन का हेड, जिसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर कोई आपको डाउट है तो नीचे आपका कमेंट बॉक्स है, वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बाकी का तो बहुत, अब ऊट्स तो निकल चुका है, अब तो पूछ के बाल ही रह गए कुछ, जैसे एमके जैन सर की फेमस डायलॉग है। अब ये देखिए, ये है हाउस प्रॉपर्टी, ये बहुत इजी है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने आपकी हेल्प भी करी है, बोला है कि भाई एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी डू नॉट लीव द एड्रेस ब्लैंक, आपको एड्रेस जरूर डालना है। यहाँ पे बताना है कि भाई प्रॉपर्टी को ओन्ड है, यानी कि अगर 2 ओनर्स है, फॉर एग्जाम्पल राकेश जी और उनकी जो वाइफ है, वो दोनों एक प्रॉपर्टी को ओन करते हैं 50-50%, वो उन्होंने जो है रेंट पे चढ़ाया है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना पड़ेगा, यस क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे परसेंटेज बताना है 50%। तो इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है मैं तो किसी और के साथ ओन कर रखी है, कि ओ हो मैं ये कहाँ मेंशन करूंगा, तो आप ये यहाँ मेंशन करेंगे, यहाँ बताएंगे कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो को ओन्ड है और इतना परसेंटेज शेयर राकेश शर्मा जी का है। यही डिटेल जो दूसरा को ओनर है वहां पे भी, उसके में भी फिल होती है। आपको इसका एड्रेस ठीक तरीके से फिल करना है, स्टेट ठीक तरीके से फिल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको नेम बताना है को ओनर का पैन बताना है, उनका परसेंटेज क्या है। यहाँ पे क्या आएगा, राकेश शर्मा जी का परसेंटेज, यहाँ क्या आएगा, को ओनर का परसेंटेज, यानी कि उनकी वाइफ का परसेंटेज। ठीक है, फिर यहाँ आता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। भाई अब राकेश शर्मा जी ने सोचा कि भाई मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाई है, मगर ये डिटेल लिखू कहाँ, तो वो यहाँ आएगा। देखिए यहाँ पे छोटा सा कॉलम है ना, यहाँ लिखेंगे। अगर लेट आउट है तो लेट आउट लिखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड लिखिए, और डीम टू बी लेट आउट है तो डीम टू बी लेट आउट लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे नेम ऑफ टेनेंट आएगा। अब पैन भी टेनेंट के लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। ऑप्शनल का मतलब यही है कि अगर आपके पास टेनेंट का डिटेल नहीं है पैन का तो आप उसको छोड़ दें। ठीक है तो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सारी की सारी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल आएगी जो आपको ध्यान से लिखनी है, और यहाँ आपकी आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सपोज करिए आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टीज हैं, तो एक हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल यहाँ आ जाएगी, है ना। ये सारी जो हाउस प्रॉपर्टी है पहली हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल है, और इसकी यहाँ आ गई। ऐसे ही सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल है, उसकी यहाँ आ जाएगी, यहाँ आएगी टोटल। यहाँ अब सपोज करिए आप बोले भाई मेरी तो 3 हाउस प्रॉपर्टीज है, डिटेल 2 के लिए है, अब मैं क्या करूं, तो यहाँ देखिए लिखा है ना, ऐड प्रॉपर्टीज, ऐड कोनर, ऐड टीनेंट। तो अगर आपको आपकी 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज है तो आप इसको क्लिक करें। देखिए एक और आ गया, मेरी तो 5 हाउस प्रॉपर्टीज है तो एक और क्लिक करें। समझ आया। तो अगर जो है आपके, अब सपोज करिए को ओनर ज्यादा है तो को ओनर पे क्लिक करो, ऐड को ओनर।
यहाँ पे अब क्योंकि ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज है ना, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से हाउस प्रॉपर्टी में आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो मैंने पहले भी सेलेक्ट किया था तो एक कॉर्नर इंक्रीज हो गया ना। तो ऐसा नहीं है कि इतना ही फिल करना है, अगर आपकी ज्यादा डिटेल्स है तो आप जो है नीचे क्लिक करके बढ़ा दीजिए, बहुत इजी है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बीपी हो गया, ये सैलरी का हेड है। डीईपी और डीपीएम मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे तो आपको अपने आप डालना है। डीईपी में अपने आप भरा हुआ आएगा। देखो बेसिकली डीपीएम ये जो डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल था, यहाँ से जो डिटेल है वो यहाँ पे पुट हो रही है, यहाँ पे आपको नेट डेप्रिसिएशन वो बता रहा है। ये भी तो पता चलना चाहिए ना कहीं पे, क्योंकि यही जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ जाएगा ना ऊपर, यहाँ। समझ आया? यहाँ पे ये जो फिगर है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस से उठ के आ रही है। कहां से उठ के आ रही है? प्रॉफिट एंड लॉस से। और ये जो फिगर है ना, ये यहां से आ रही है। इनकेस आप सोच रहे हो तो ये वाली फिगर देखिए, लिखा है डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से आ रही है। और ये कहां से आ रही है? डीईपी स्केड्यूल से आ रही है। समझ आया? अब आगे चलते हैं, देखते हैं किसी और चीज में। आपको यहाँ पे आप देखेंगे भाई, यहाँ पे अगर आपने 35 सेक्शन में कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उसका डिटेल डालेंगे, डिडक्शन लेंगे। फिर कैपिटल गेन में आ जाओ कि अगर आपका कोई, मेरे केस में कोई कैपिटल गेन नहीं था, अगर आपका है तो यहाँ पे उसकी सारी डिटेल डालेंगे। लास्ट में यहाँ पे इनकम आ जाएगी, जो कि आपको जो कि आपकी वहां पे देखो यहाँ लिखी है ना, यहाँ पे इनकम आ जाएगी। ये इनकम जो है आपकी जाएगी कहाँ पे? कंप्यूटेशन। तो कोई भी रिटर्न अपने आप भर सकता है, किसी की हेल्प नहीं जरूरत होती रिटर्न में। खुद कोशिश करेंगे अपने आप ही बन जाएगी। फिर ये अदर सोर्सेज है। अब ये अदर सोर्सेज में डिविडेंड आ गया, इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट इनकम आ गई। डिविडेंड तो हमारा एग्जाम्प्ट होता है ना, तो वो तो यहाँ आएगा ही नहीं। डोमेस्टिक कंपनीज वाला डिविडेंड तो एग्जाम्प्ट हो जाता है ना, तो वो यहाँ नहीं आएगा। ध्यान रखना, एग्जाम्प्ट इनकम यहाँ मत डाल देना। ठीक है, उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये भी जो रेंटल इनकम है वो प्लांट मशीनरी बिल्डिंग से है, जो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जा रहा। डबल डबल कहीं भी नहीं डालेंगे, एक चीज को डबल जगह पे कहीं नहीं डालेंगे। एग्जेम्प्ट इनकम के लिए भी अलग से स्केड्यूल है, मैं उस पर भी जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे हो गई ये वाली इनकम। देखिए एलपीजीआरसी यानी कि लॉटरीज, पजल्स, कार्ड गेम्स एटसेट्रा, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड इनकम, ये सारी यहाँ पे आ जाएंगी। रो ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। बेसिकली ये अदर्स है, इसके अलावा कोई और आपकी इनकम है तो आप ये यहाँ डाल सकते हैं। अदर सोर्सेज है ना, तो बाकी की सारी रेसिडुअल इनकम इसी में आ जाती है। यहाँ आ जाएगा आपका टोटल इनकम अदर सोर्सेज का, जो कि कॉम्प्यूटेशन में जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के लिए अपने आप फिल होता है। अब आप जो है ना, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो आपके केस में कोई है नहीं। ये आईसीडीज आ गए जो अब नए आए हैं, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ये इन्होंने बाद में ऐड किया है कॉलम स्केड्यूल। इसमें अभी आपको कुछ नहीं करना, अगर आपका कोई इफेक्ट पड़ता है तभी इसको फिल करने की जरूरत है। ठीक है, चैप्टर 6 से अब ये आता है आपका डिडक्शन। 80C का डिडक्शन जो है आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल। सपोज करिए 80C में आपको मिलता तो 1.5 लाख है ना मैक्सिमम, आपका 2 लाख बनता है, तो आप यहाँ पे 2 लाख लिखिए, यहाँ 1.5 आ गया ना। अब आपका 5 लाख 5.5 लाख बनता है, क्योंकि आपने जो है इंटरेस्ट का रीपेमेंट किया है, ओ सॉरी उसका रीपेमेंट किया, लोन का रीपेमेंट किया, उसकी वजह से 5.5 बनता है। मिलेगा 1.5 और वो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करेगा। अब जैसे मेडिक्लेम है, यहाँ पे आप लिख दीजिए 50,000। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बेसिकली सीनियर सिटीजन का अलग होता है ना, इसको आप 1 लाख कर दीजिए। हाँ अब 60 आ गया ना, मैक्सिमम किसी भी केस में 60 मिल सकता है, इसलिए ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये आप जब थोड़े रूल्स देखेंगे एटीटी के तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली इंडिविजुअल जो है सीनियर सिटीजन टोटल मिला के मैक्सिमम 60 मिल सकता है, तो इसलिए वो 60 डाल दिया है उसमें सिस्टम ने।
आपको जितना मिलता है आप उतना ही लें, ठीक है। फिर ये 80G हो गया, तो जो भी आपका डिडक्शन आपको मिलता है उसके लिए आप यहाँ लिखेंगे ये 80TT हो गया इंटरेस्ट का, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल डिडक्शन, 2,10,000 है, ये आगे चला जाएगा। 80G जो है वो यहाँ से कैलकुलेट होके जाता है अपने आप, वहां नहीं लिखना आपने, यहाँ से डिटेल डालेंगे वहां अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए एग्जेम्प्ट इनकम, ये है एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम सारी यहाँ आएंगी, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, फिर डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज, फिर एलटीसीजी हो गया जो एग्जेम्प्ट था, और गिफ्ट हो गया वो भी यहाँ आ जाएगा। शेयर जो फर्म का जो प्रॉफिट शेयर आपका है वो एग्जेम्प्ट होता है, वो भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब सारा कुछ आपने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ आ जाएंगे उसमें पार्ट टीटीआई पे। देखो यहाँ पे सारा ना कंप्यूटेशन, ये ब्लू है ना, ब्लू सारा अपने आप कैलकुलेट हो रहा है, आपको बस चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। देखो जब आप जो है ये डिटेल सारी डाल देंगे तो कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। अब मेरा ये इसलिए आ क्यों आया है, क्योंकि मैंने ये डिटेल्स नहीं डाली है। तो आप जब इस कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा भाई ये डिटेल मैंडेटरी है, ये डिटेल मैंडेटरी है, ये डिटेल मैंडेटरी है, इसको फिल करिए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसे फिल करें, सिंपल। ये टैक्स तभी कैलकुलेट होगा जब आप सारी डिटेल्स को फिल कर देंगे, ठीक है। इनमें से ये भी डिटेल्स है जो आपको फिल करनी जरूरी है। बैंक में ये जो बैंक है ना, फॉर एग्जांपल आपका रिफंड है वो क्रेडिट होना है, तो खास तौर पे कम से कम 5 से 10 बार इसको चेक करें रिटर्न फाइल करने से पहले कि इस बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बिल्कुल ठीक हो। अगर गलत चला गया तो आपका रिफंड गया। तो ये आपको जो है ध्यान से लिखना है, बिल्कुल एक भी नंबर इसमें गलत नहीं होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि बैंक का अकाउंट नंबर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो ये वो वाला बैंक है जिसमें रिफंड आना है, और उसके अलावा भी जैसे 5-6 बैंक अकाउंट्स हैं आपके, तो उनका भी सबका डिटेल आएगा। अब आपके तो 5 है, एक तो यहाँ आ गया, 3 और है, तो इसमें आप ऐड रो करेंगे। अब आपको 5 रोज और 3 रोज और चाहिए, तो इसको आप डिलीट करके 3 करिए, 3 रोज और ऐड हो जाएंगी, हो गई, ठीक है। ये डिटेल हो गई। अब ये आती है मेन। देखो ये राकेश शर्मा तो डायरेक्टली मेन शीट से आ गया, यहाँ पे फादर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस आ जाएगी, पेन आ जाएगी, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, वो साइन नाम नहीं सॉरी यहाँ पे डेट लिखेंगे, ठीक है। अब अगर आप टीआरपी के थ्रू भरवा रहे हैं तो उसके टीआरपी की डिटेल्स, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर उनकी डिटेल यहाँ पे आएंगी, ठीक है। ये डिटेल्स बहुत जरूरी है, इनको देखकर अच्छे से भरेंगे। ये पैन अभी तो लिखा हुआ नहीं है, पैन मैं जब वहां पे ठीक से लिख दूंगी तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा, ओके। तो आई रिपीट, कोई भी रिटर्न स्टार्ट भी करने से पहले आप उसको क्या चेक करेंगे? असेसमेंट पीरियड। तो ये था ITR 3 कैसे फाइल करते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कैसे फाइल करते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस रिटर्न में, किसी भी रिटर्न में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसमें कमेंट करिए, पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहां पे ना एक नोटिफिकेशन का बटन बेल होती है, उस पर क्लिक करिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है आपको ही जाए। थैंक यू।